दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट। जी हाँ, अनअकैडमी का ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां बच्चे आईआईटी जेई के लिए, नीट यूजी के लिए और फाउंडेशन के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। 5 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्राइजेस आपके लिए रखे गए हैं। दोस्तों, अगर आप आईआईटी जेई और नीट में अच्छी मार्किंग लाना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोडिजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इन सभी लोगों ने लास्ट ईयर प्रोडिजी में भाग लिया था। जैसे शुएब आफ्ताब की बात करें तो इनका जो ऑल इंडिया रैंकिंग था प्रोडिजी में वो सेकंड था, और जब रिजल्ट आया 2020 नीट यूजी का तो उनका ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंकिंग 1 था। यहाँ पर अगर कार्तिकेय अग्रवाल की बात करते हैं तो प्रोडिजी में इनका रैंकिंग 9 था ऑल इंडिया रैंकिंग। जब नीट यूजी का रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंकिंग इनका रहा 21st। साथ ही में रौनक डालमिया और मंथान डालमिया का भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडिजी का उनका रैंकिंग है और ये ऑल इंडिया रैंकिंग है। दोस्तों, ये जो हमारी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाली है 24 और 25 ऑफ अप्रैल को होने वाली है, इसके लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। और इनरोलमेंट के लिए यहाँ पर इनवाइट कोड जो है, आप पवन वाघ इनवाइट कोड यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे प्रोडिजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें चांस मिलेगा कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर्स के साथ मिलने का। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ही अमेजिंग ये ऑफ़र है, इसे तो आप लाइफ लॉन्ग भूलने वाले नहीं हैं। साथ ही में आपको आगे बता दूं मैं कि 5 करोड़ की स्कॉलरशिप में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको एंड स्कॉलरशिप वर्थ 5 करोड़ रुपीज़। तो आप सभी के लिए अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है, एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप लेके आया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईआईटी जेई के अलग अलग ईयर के जो बच्चों ने टारगेट करके रखे, जैसे जो बच्चे 2021 में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनका स्कॉलरशिप टेस्ट 24 अप्रैल को होने वाला है। जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए उनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो 25 अप्रैल को होने वाला है 11 AM को। और जो स्टूडेंट्स 2023 में आईआईटी जेई देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला है 1 PM से लेकर 2:30 PM तक। उसी तरह से नीट की भी डेट्स दे के रखिए आपको। जो 2021 में देने वाले हैं उनकी 24 अप्रैल को, जो 2022 में देने वाले हैं उनकी 25 अप्रैल को, और जो 2023 में देने वाले हैं उनकी 25 अप्रैल को। और जो बच्चे 9-10 के हैं, फाउंडेशन फॉर क्लास 9-10 मूविंग स्टूडेंट्स, वो 24 को दे सकते हैं, 3 PM को एग्ज़ाम होने वाली। और फाउंडेशन ऑफ क्लास 8th एंड 9th मूविंग स्टूडेंट्स, वो जो है 24 ऑफ अप्रैल को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी एग्ज़ाम होनी है। दोस्तों, इनरोलमेंट कर लीजिए और इनवाइट कोड जो है पवन वाघ यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको ये यहाँ पर लिंक दे के रखी है, इस लिंक की मदद से आप जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखी है, वहाँ से आप इनरोलमेंट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप अनअकैडमी प्रोडिजी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेट्स क्रैक इट। Hello everyone, welcome to Pawan Bhag Academy. अच्छा है स्टूडेंट्स, आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट मैंने आप लोगों को जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट करा दिया था, और अब हम लोगों को जो डिटेल में पढ़ना है वो है सर्कुलेशन वाला टॉपिक। सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है, राइट, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में फ्लो करता है, प्योर फॉर्म में भी, इम्प्योर फॉर्म में भी। इम्प्योर फॉर्म यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। लास्ट मैंने आप लोगों को ब्लड वस्कुलर सिस्टम तक बताया था कि जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, एनिडला से लेकर कॉर्डेटा तक, सबके अंदर फ्लूइड सर्कुलेट करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लड। हमारे बॉडी के टिश्यूज से लेकर हार्ट को क्रॉस करते हुए पूरे ब्लड वेसल्स में हमारे फ्लो करता है। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। पूछा गया है टाइप्स ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है स्पेशली काफी टाइप का होता है। एक होता है हमारा ओपन, दूसरा होता है क्लोज। तो सबसे पहले तो ओपन वस्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं, ओपन सर्कुलेशन। इन एनिमल्स having an open circulation, blood is circulated through the body cavity, that is ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ओपन होता है। वस्कुलर सिस्टम कैसा है? ओपन वस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनकी प्रेजेंस नहीं होना। ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उनकी प्रेजेंस नहीं होती है। उनकी जो बॉडी कैविटी होती है दैट इज हेमोकॉल्स, उसी बॉडी कैविटी में ब्लड क्या करता है?
सर्कुलेट करता है और इसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं पूरे ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं and the exchange of material takes place directly between blood and cells or tissues of the body और इनके जितने भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का न्यूट्रिशन का या किसी भी मटेरियल का वो ब्लड डायरेक्ट सेल्स और टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट होता है The blood flows with low pressure and usually does not contain any respiratory pigment like hemoglobin, so it does not transport respiratory gases. पहला नंबर तो ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड फ्लो करेगा बहुत ही लो प्रेशर से करेगा उनके अंदर किसी भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट नहीं होती है और हीमोग्लोबिन की पिगमेंट की प्रेजेंस ना होने की वजह से किसी भी रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किसी को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता जैसे कि आर्थ्रोपॉड है कॉकरोच में और मोलस्का जो आपके फाइलम है उसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं ये सब ओपन सर्कुलेशन है इनके अंदर ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस नहीं होती है इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है हेमोकॉल उसी पूरी बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो करता है और वहीं पर सारे ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है दूसरा होता है हम लोगों का क्लोज्ड सर्कुलेशन in all vertebrates higher mollusca annelida blood is first circulated all over the body through a network of blood vessels यहीं पर हम लोग वर्टिब्रेट्स की हायर मोलस्का एनिलिडा जितने भी फाइलम हैं इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो क्लोज्ड सिस्टम में यानी कि ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू करता है लिखा भी हुआ है in this type of circulation blood flows within the blood vessels and does not come in direct contact with the cells and body tissue तो ब्लड का जो कांटेक्ट है कभी भी किसी ऑर्गन सेल्स या बॉडी टिश्यूज के साथ डायरेक्ट नहीं होता किसके थ्रू होगा वेसल के थ्रू होगा and the exchange of material between blood and body tissues is through an intermediate fluid called lymph अब यहाँ पे जो हम लोग के सेल्स में टिश्यूज में जो ब्लड के साथ मटेरियल एक्सचेंज होता है लाइक ऑक्सीजन अदर न्यूट्रिशन वो होता है एक अदर फ्लूइड के थ्रू दैट इज लिम्फ मैं आपको लिम्फ बताऊंगी एक्चुअली में होता क्या है एंड हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है बहुत ही हाई प्रेशर से करता है और हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करते और क्लोज्ड सर्कुलेशन स्टिल दो पार्ट में डिवाइडेड होता है सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेशन अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सिंगल एंड डबल सबसे पहले मूव ऑन करते हैं सिंगल सर्कुलेशन पर सिंगल का मतलब है एक बार सर्कल फॉर्म में आना एक बार पूरे सर्कल को क्रॉस करना ये होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन In single circulation, the blood passes through heart only once during each cycle as in fishes. सिंगल सर्कुलेशन में देखिए हम लोगों को पता है कि जो हमारा बॉडी का ब्लड है हमारे हार्ट में जाता है प्योरीफाई होने के लिए हमारे ब्लड में जैसे चार चैम्बर होते हैं सॉरी हार्ट में चार चैम्बर होते हैं 1 2 3 4 पहला हमारा जो ब्लड है वो हमारे इधर राइट वाले चैम्बर्स में जाता है राइट वाले चैम्बर से लंग्स में जाता है फिर लंग्स से हमारे राइट वाले चैम्बर्स में जाता है यही तो हो रहा है तो आपने देखा कि हमारे बॉडी का ब्लड हार्ट में कितने बार गया 2 बार गया लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड है हमारा नहीं किसी भी एनिमल में होता है कि उनका ब्लड हार्ट को सिर्फ और सिर्फ कितनी बार क्रॉस करेगा एक बार करेगा एक साइकिल में इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन deoxygenated blood is pumped from heart towards gills where it undergoes oxygenation यहाँ पर जब फिशेस का जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो उनके हार्ट में जाता है सिर्फ एक बार जाएगा अब हार्ट क्या करेगा उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड वाली चीजें हैं उनको
बाहर गिल्स की तरफ बाहर निकाल के फेंक देगा और जो ऑक्सीजन है उसको दोबारा से ब्लड में एंटर करवा लेगा। और फिर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो जाती है तो कौन सा ब्लड होता है फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दोबारा से हमारी बॉडी के सेल्स टिश्यूज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और दोबारा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। अगेन हार्ट क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी गिल्स में फेंक देगा, गिल से बाहर, गिल से जो ऑक्सीजन है उसको एब्सॉर्ब कर देगा। इसी तरीके से ये जो पूरी साइकिल है कंटिन्यू होती चली जाती है। Since the heart of the fish carries only deoxygenated blood, it is also called venom. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे जो फिशेस होती हैं, फिशेस में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसके हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि हार्ट में सिर्फ कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, बाकी का ऑक्सीजनेटेड तो उसके बॉडी में फ्लो कर रहा है, राइट। तो उसके हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट कहते हैं। वेनस मतलब एक तरीके से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। डायग्राम भी आपको दिखाया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका हार्ट प्रेजेंट है इस तरीके से। एक इसमें दो चैम्बर है, एक वेंट्रिकल है, एक आर्टरियम है, दो चैम्बर है, राइट। वेंट्रिकल वाले से आर्टरी जा रही है और आर्टरी में वेन वाली एंटर कर रही है। यहाँ पर इसके गिल्स हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टमेटिक कैपिलरी, यहाँ पे कैपिलरीज का सिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा ब्लू वाला है ये वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके गिल्स में गया, गिल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज होने के बाद गिल्स ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में एंटर हो गई और दोबारा से ब्लड कैसा हो गया यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड। तो हमारे हार्ट में जो गया वो तो डीऑक्सीजनेटेड गया, राइट, इसीलिए बोला हम लोगों ने वेनस। वेनस अलग तरीके से। उसके बाद है यहाँ पर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, दो बार क्रॉस करेगा। इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग एक साइकिल में ब्लड हमारे हार्ट को कितनी बार क्रॉस करेगा, दो बार, उसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इट अकर्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स। और डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, बर्ड्स और मैमल्स में होता है। In these animals, heart pumps deoxygenated blood to the lungs for oxygenation and it returns to the heart as a oxygenated blood. This is called pulmonary circulation. यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा deoxygenated blood हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी में बना, deoxygenated हो गया, अब हमारे वेन्स के थ्रू, यहाँ पे डायग्राम से बताती हूँ, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेन्स के थ्रू सबसे पहले कौन से पार्ट में एंटर करता है, ये हमारे, जैसे ये बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन से हमारा वेन है, वेना केवा, जो डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड लेके आती है और हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में एंटर करवाती है, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है वेल। ये वेल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होती है, ओपन होती है और इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ एंटर हो जाता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर ये हमारी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आती है और ये आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है। लंग्स हमारे एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर हो गई और ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब लंग से हमारी एक और ट्यूब कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, तो अब ब्लड हमारा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करवा के हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में लाती है। लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी मेन आर्टरी ओटा निकली हुई है और ये ओटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे ब्लड ने डबल सर्कुलेशन में दो बार हार्ट को क्रॉस किया,
एक बार राइट वाले पार्ट में, एक बार लेफ्ट वाले पार्ट में। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द वेरियस बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा हार्ट में आता है। हार्ट कहाँ पे भेज देता है? लंग्स के बाद। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजनेशन करता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लेता है। अब हमारा ब्लड हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने इसे इसलिए बोला है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जा रही है, और लंग्स में जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है तो उसको भी पल्मोनरी वेन ही हमारे लेफ्ट आर्टरियम में लेके जा रही है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है तो हमारे हार्ट से क्रॉस होते हुए हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और दोबारा से हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मतलब जो पूरी जो सिस्टम फॉलो हो रहा है। और जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का जो हार्ट होता है वो भी डबल सर्कुलेशन को ही शो करता है। अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ह्यूमंस में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है दो सिस्टम से बना होता है, एक तो ब्लड वस्कुलर होता ही होता है, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। पहले ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए आ जाते हैं सबसे पहला ब्लड वस्कुलर सिस्टम। इन ह्यूमन बीइंग इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड जो हमारा पूरा ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है इसमें किस किस की प्रेजेंस होती है? ब्लड की प्रेजेंस होती है, हार्ट की प्रेजेंस होती है, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स की। ब्लड ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती है? तीन, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। और हमारे इस पूरे सिस्टम का काम क्या होता है? हमारे बहुत सारे मटेरियल और मिनरल्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, और हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने का। होम्योस्टेसिस मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड, अदर मिनरल्स और बहुत सारी चीजें, सेल्स वगैरह होते हैं, वो मेंटेन करने का। सबसे पहले आ जाते हैं ब्लड कॉम्पोजिशन एंड कोagulation पे, क्योंकि पहले ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमियोटोलॉजी। जब हम लोग ब्लड की स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं हेमियोटोलॉजी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। एन एवरेज एडल्ट हैज 2 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। एक एवरेज एडल्ट पर्सन में कितने लीटर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है? 4 से 6 लीटर की। It is a red color fluid connective tissues derived from embryonic mesoderm. रेड कलर का होता है, फ्लूइड है, और कनेक्टिव टिश्यूज में आता है। अभी बोले 9th में 10th में टिश्यूज पढ़े थे, तो ब्लड क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है। अब जब हम लोग एम्ब्रॉय की फॉर्म में होते हैं तो एम्ब्रॉय की फॉर्म में हमारे एक लेयर का डेवलपमेंट होता है, दैट इज मेसोडर्म। इसी मेसोडर्म से इस रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है। इट इज अ स्लाइटली अल्कलाइन, दैट इज पीएच होता है 7.4, सॉल्टी होता है, और विस्कस फ्लूइड थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है, हैवियर देन वाटर, वाटर से थोड़ा सा हैवी होता है। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो इसमें होता है प्लाज्मा, और बाकी होते हैं एक मिनट द फ्लूइड प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स। हमारे यहाँ पर ब्लड में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, दूसरे सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट का मतलब है हमारे जो सेल्स हैं डिफरेंट, वो भी हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है? 55%। बाकी के अदर एलिमेंट होते हैं ब्लड सेल्स 44%। ब्लड सेल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? आरबीसी आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाती है, और प्लेटलेट्स वाले आ जाते हैं।
these can be separated by centrifugation, और ये सब एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। किस वजह से सेपरेटेड, किसकी वजह से सेपरेटेड होते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। प्लाज्मा जो कि हमारे ब्लड का 55% कंस्टिट्यूएंट है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, मतलब थोड़ा सा येलोइश बोल सकते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। अब इस प्लाज्मा में भी काफी सारे कंपोनेंट्स की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको टेबल दिखाई दे रही है। ये टेबल है कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स की प्रेजेंस होती है। वाटर होता है 90%, मतलब प्लाज्मा भी कितने परसेंट वाटर से बना है? 90%। तो कहते हैं पानी ज्यादा पीते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पूरी पानी से ही बनी हुई है, एटलीस्ट 70 से 75%। इसके अलावा प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोपेडिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रोसिन 7 से 8%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, HCO3 एंड PO4 1%। बाकी के अदर्स होते हैं वो 1 से 2%। अदर्स में क्या क्या आ जाता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, एंटीकोगुलेंट, हेपेराइन, कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडीज, एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डिसॉल्व गैसेस। ये पूरा जो क्या नाम है कंपोनेंट है, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। के बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे ब्लड सेल्स आ जाते हैं। अब हमारे ब्लड में काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके कलेक्शन को बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, राइट। हमारे ब्लड में काफी सारे सेल्स की प्रेजेंस होती है, तो उसके पूरे कलेक्शन को हम लोग बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। मेनली 3 टाइप के सेल्स होते हैं, 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो मैंने आपको बताई थी कौन कौन से, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड। सबसे पहले मूव ऑन करते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इनको हम लोग इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट आर इराइथ्रोसाइट्स, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, डेली पढ़ते हो। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर आल्सो कॉल्ड इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेल्स प्रेजेंट है वो रेड ब्लड सेल्स ही है। दे आर सर्कुलर, बायोकॉन्केव, इनन्यूक्लिएटेड। इनन्यूक्लिएटेड का मतलब है न्यूक्लियस नहीं होता। हमारे बॉडी के एक अकेले सेल्स है रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कैमल और इलाका में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस के साथ होते हैं। The red color or RBC due to an oxygen carrying pigment hemoglobin in their cytoplasm। रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और इनके अंदर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। मेल्स में बात करें, देयर एवरेज नंबर इज अबाउट 5.1 टू 5.8 मिलियन पर mm क्यूब। मेल्स में जो रेड ब्लड सेल्स की नंबरिंग होती है वो 5.1 से 5.8 मिलियन पर mm क्यूब होती है, और फीमेल्स में 4.3 से 5.2 मिलियन पर mm कॉल्ड टोटल आरबीसी काउंट। इसी को बोलते हैं टोटल आरबीसी काउंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज होती है, और द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। जब हमारे रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं एक प्रोसेस को फॉलो करके, उसको बोलते हैं इराइथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इराइथ्रोपोइसिस। RBC are produced by hemocytoplasm. And the erythropoietic organ of the fetus is the liver and spleen, and the adult is mainly red bone marrow. RBC हमारे hemocytoplasm में प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक ऑर्गन होता है फीटस के अंदर। RBC are produced from hemocytoplasm। फीटस के अंदर एक लिवर होता है, इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन, लिवर के और स्प्लीन के अंदर, जो कि रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस्ड करता है। लेकिन एडल्ट्स में जो रेड ब्लड सेल्स है रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होते हैं। फीटस में बात करेंगे तो इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन साइटोप्लाज्म में बनता है, और एडल्ट्स में बात करेंगे तो रेड बोन मैरो में बनते हैं। विटामिन B12, folic acid and heme protein are required for the production of RBC.
आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी में विटामिन B12, फॉलिक एसिड और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। The old and worn out RBC are destroyed in the liver and और जो आरबीसी ओल्ड हो जाते हैं, वॉर्म हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वो हमारे बॉडी के लिवर या फिर स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। स्प्लीन को तो हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। Condition with increases in the number of RBC is called polycythemia. किसी किसी की बॉडी में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की नंबरिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, हद से ज्यादा, मतलब उसको ना फिर बहुत ज्यादा स्वेलिंग, ये सब बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की, ये सब कंडीशंस है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसका उल्टा कर दीजिए, द डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपेनिया। यहीं पर अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की नंबरिंग कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तब हम इसे क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। The hormone erythropoietin produced by the kidney cell stimulate the bone marrow for the production of RBC. यहाँ पे ये जो इराइथ्रोपोइटीन हार्मोन है, ये हमारा किडनी सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है और वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि किडनी सेल्स कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, इराइथ्रोपोइटीन को, और इराइथ्रोपोइटीन का काम क्या होता है, हमारे बोन मैरो, स्पेशली रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करने का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कर सके। Mature erythrocyte is devoid of nucleus, mitochondria or other membrane bound cell organelles. Mature, जब हमारे रेड ब्लड सेल्स पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनकी प्रेजेंस नहीं। In cytoplasm is rich in hemoglobin and oxygen carrying proteinaceous pigment that gives red color to the red blood cells and blood. रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं रेड कलर की होती हैं और फिर हमारा ब्लड भी कैसा होता है, रेड होता है। इसके अलावा एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज भी प्रेजेंट होता है। Red blood cells also contain carbonic anhydrase enzyme, and erythrocytes are responsible for the transport of respiratory gases like oxygen, carbon dioxide, maintaining pH and viscosity of blood. जो हमारे erythrocytes होते हैं यानी कि red blood cells हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड का या फिर कह सकते हैं बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ब्लड को थोड़ा सा विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा ब्लड क्लॉट होता है, चोट वगैरह लग जाती है, ब्लड क्लॉट होता है, उसमें भी हमारे रेड ब्लड सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। द हेमाटोक्रिट इज रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर एक टर्म है दैट इज हेमाटोक्रिट। हेमाटो ये रेशियो है कि हमारे ब्लड में आरबीसी कितने ब्लड है, कितने कितने में टोटल ब्लड में, ठीक, कि मेल में, क्योंकि ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ये जो हेमाटोक्रिट रेशियो है कि टोटल ब्लड में कितने नंबरिंग ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रिट। ठीक है, इसमें डू यू नो है, थोड़ा सा देख लेते हैं। Each erythrocyte approximately contain 270 million molecules of hemoglobin. एक रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, 270। नॉर्मल कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड ऑफ मैन इज अबाउट 40 to 17 ग्राम परसेंट एंड इन वुमेन 30 to 15 ग्राम परसेंट। And the condition with less number of RBC or less amount of hemoglobin called anemia. Obviously बात है, खून की कमी, anemia. Each molecule of hemoglobin is a protein iron complex. ये जो hemoglobin के molecule है, ये भी हमारे प्रोटीन और आयरन से बने होते हैं। And it consists of 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta chain. एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4
पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा प्रेजेंट रहते हैं। एंड आयरन फॉस्फोराइन, कौन सा आयरन होता है इसमें? फॉस्फोराइन। ग्रुप इट अटैच टू ईच चेन, और इसकी जो चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, अल्फा वाले की, बीटा वाले की, इनसे कौन अटैच रहता है? आयरन अटैच रहता है और बाउंड टुगेदर। ईच हीमो ग्रुप कैन कैरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो हमारा हीमो ग्रुप था आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एंड 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और प्रोडक्ट बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटरैक्ट्स विद अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऑफ ग्लूकोज चेन एंड फॉर्म्स कार्बो हीमोग्लोबिन। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अमीनो एसिड के साथ रेसिड्यू करता है और हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। एंड आफ्टर hemolysis hemoglobin is breakdown and first globin part is broken to recycle to amino acid. hemolysis के बाद, hemolysis का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग से बाहर निकल जाती है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है और इसका जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। आयरन ऑफ हीम ग्रुप इज स्टोर्ड एज फेरेटिन इन द लिवर। यहाँ पर जो हीम ग्रुप का आयरन है वो हमारे फेरेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट होके लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, और जो हमारा फॉस्फोराइड ग्रुप है हीमा का, वो हमारे ग्रीन पिगमेंट ब्लीवैडिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है रेड ऑरेंज कलर ब्लूबिन में। पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा, फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। ये हमारे पिगमेंट है जो बाइल के साथ मिक्स होते हैं, और ये होते हैं हमारे बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस। ये क्या है? हमारी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस है। और जब हमारा ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लीवैडिन और ब्लूबिन भी के ब्लड के साथ हमारे किडनी में जाते हैं और वहां जाके यूरिया की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। क्लियर? उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स वाला पार्ट आएगा, लेकिन इसको नेक्स्ट से करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी है। रेड ब्लड सेल्स वाला इतना लेंथी नहीं था, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स वाला ज्यादा लेंथी है क्योंकि इसमें ज्यादा थोड़े से टाइप्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में थोड़े टाइप होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद देख लीजिएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। अमीबॉइड सेल्स होते हैं अमीबा की तरह, लेकिन रेड ब्लड सेल्स से थोड़ा सा लार्ज होते हैं। ड्यू टू देयर अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन मूव आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल बाय द प्रोसेस कॉल्ड डायग्नेसिस। अमीबा की तरह होने की वजह से ये अमीबॉइड मूवमेंट भी करते हैं। जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया बना देता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स भी स्यूडोपोडिया बनाती हैं। और जो हमारी कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की, उसके अंदर इन आउट मूवमेंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायपेटिसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायपेटिसिस। ओके, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे अपने नेक्स्ट सेशन से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी है और बेटर है कि हम लोग एक साथ पढ़े पूरे व्हाइट ब्लड सेल्स को, तो दिक्कत नहीं होगी। ओके, आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। रहते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को आगे करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।